ही गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड गाइस आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैंटो वर्सेस हुइन के बारे में। और ये कैंटो वर्सेस हुइन का फाइनल पार्ट है जहां पर आज हम इन दोनों के स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन को आपस में कंपेयर करने वाले हैं। इससे पहले मैंने कैंटो वर्सेस हुइन के बीच में 3 पार्ट बनाया। अगर आपने वो चेकआउट नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। उसमें हमने इनके स्टार्टर्स, बेस्ट ऑफ नॉन लेजेंडरी, नॉर्मल लेजेंडरी, सूडो लेजेंडरी, मिथिकल पोकेमॉन, मैस्कॉट लेजेंडरी पोकेमॉन को कंपेयर किया था, जिसमें से स्टार्टर्स, बेस्ट ऑफ नॉन लेजेंडरी एंड मिथिकल पोकेमॉन का राउंड जीता था कैंटो ने, एंड सूडो लेजेंडरी, नॉर्मल लेजेंडरी एंड मैस्कॉट लेजेंडरी का राउंड जीता था हुइन ने। सो हाँ, कैंटो एंड हुइन दोनों ने 3-3 पॉइंट स्कोर कर लिया था एंड दोनों को अब बस 1 पॉइंट चाहिए जीतने के लिए। इसलिए आज हम इनमें लास्ट राउंड को डिस्कस करने वाले हैं जो है स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन का। एंड इसमें कोई डाउट नहीं है कि दोनों के स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ही एक अलग ही लेवल पे हैं। आई मीन इन दोनों के स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन की गिनती पोकेमॉन वर्ल्ड के सबसे ताकतवर पोकेमॉन में होती है। सो हाँ, इन दोनों में काफी इंटेंस बैटल होने वाली है। अब बस वीडियो एंड तक देखते रहना। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कर देना एंड चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना ऐसी पोकेमॉन की वीडियोस नहीं के लिए, एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप मेरी नई वीडियो से नोटिफाइड रहो। तो चलिए फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो राउंड 7 में हम इन दोनों की स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन को कंपेयर करने वाले हैं। एंड अगर स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन की बात करें तो कैंटो का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है म्यूटू एंड हुइन का रेक्विज़ा। ये दोनों एक तरह से बेस्ट ड्राइवर्स भी रह चुके हैं क्योंकि इन दोनों की कंपैरिजन आज से नहीं काफ़ी सालों से चली आ रही है, या फिर तुम ऐसा ही मान सकते हो दैट दीज टू आर द ग्रेटेस्ट राइवल्स ऑफ ऑल टाइम। सो चलिए फिर इनकी कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। हम इनकी कंपैरिजन बेसिकली 3 राउंड पे करने वाले हैं, बैटल्स, फीट्स एंड पावर्स, जिसे मैंने ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पावर को दी है क्योंकि पावर ही किसी पोकेमॉन की असली ताकत को दर्शा सकती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बैटल्स के बारे में। तो अगर बैटल्स के बारे में बात करें तो म्यूटू ने म्यू को बराबर की टक्कर दी है। ये फाइट एक तरह से काफ़ी देर तक चली थी एंड ऑब्वियसली यहाँ पे म्यूटू ने अपनी काफ़ी सारे बैटल फैक्टर्स शो किए हैं। यहाँ पर म्यूटू की ड्यूरेबिलिटी, उसकी अटैक पावर, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी हेल्थ, ये सभी चीज़ हमें देखने को मिली थी। वहीं रेक्विज़ा ने भी डिऑक्सिस के खिलाफ 2 बहुत ही टफ बैटल्स लड़ी हैं एंड देखा जाए तो रेक्विज़ा ये बैटल्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर लेता है। एंड अगर बात करें रेक्विज़ा के बैटल फैक्टर्स की तो रेक्विज़ा की भी अटैक पावर, बैटलिंग स्किल्स, मूव सेट, स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, हेल्थ, हीलिंग फैक्टर, ऐसी कई सारी बैटल फैक्टर्स हमने देखी थी डिऑक्सिस से लड़ते वक्त। बट अगर मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूँ तो मेरे हिसाब से इस मैच का विनर म्यूटू रहेगा क्योंकि यहाँ पे रेक्विज़ा ने भले ही डिऑक्सिस को टफ फाइट दी है, बट ये बात हम सभी जानते हैं कि रेक्विज़ा यहाँ पे डिऑक्सिस को टफ फाइट इसलिए दे पा रहा था क्योंकि डिऑक्सिस उस पर अटैक नहीं कर रहा था, वो बस उससे भाग रहा था। अगर डिऑक्सिस चाहता तो रेक्विज़ा को वहीं पे काफ़ी आसानी से हरा सकता था। एंड ये बात हमने मूवी में भी देखी थी कि एक बार जब डिऑक्सिस अटैक करना स्टार्ट कर देता था तब लगता ही नहीं था कि यहाँ पे रेक्विज़ा कुछ कर पा रहा है। सो हाँ, यहाँ पे रेक्विज़ा डिऑक्सिस को टफ फाइट बस इसीलिए दे पाया था क्योंकि डिऑक्सिस फाइट अवॉइड कर रहा था, वो फाइट करना ही नहीं चाह रहा था। लेकिन अगर बात रही म्यूटू की तो म्यूटू ने म्यू के खिलाफ जो बैटल लड़ी है उसमें यहाँ पे दोनों ही पोकेमॉन काफ़ी सीरियसली बैटल कर रहे थे। अगर आपको लगता है कि म्यू यहाँ पे सीरियसली बैटल नहीं कर रहा था, वो बस मजे में लड़ रहा था, तो आप मेरी ये वाली वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने म्यूटू वर्सेस म्यू जो इन दोनों में फाइट हुई थी उस बैटल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे उन सबके आंसर दे दिए थे। सो हाँ, अगर देखा जाए तो मेरे ओपिनियन में बैटल्स के मामले में यहाँ पे म्यूटू जीत जाएगा, बट स्टिल अभी ये मैच खत्म नहीं हुआ है। अभी भी यहाँ पे दोनों के पास उनका ट्रम्प कार्ड बाकी है कि वो दोनों ही पोकेमॉन अपनी फुल पावर अनलीश करने के लिए अपने मेगा फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। एंड अगर मेगा फॉर्म की बात की जाए तो यहाँ पे रेक्विज़ा ने भले ही नॉर्मल फॉर्म में कुछ ना किया बट मेगा फॉर्म में लिटरली तबाही मचा के रखी है पूरे एनिमे में। पर म्यूटू का केस आई डोंट थिंक ऐसा है क्योंकि म्यूटू ताकतवर है बट हाँ मेगा फॉर्म में नहीं। आई मीन पोकेमॉन वर्ल्ड में 2 म्यूटू एग्जिस्ट करते हैं, एक ओरिजिनल म्यूटू और एक बेस्ट विशेस म्यूटू। एंड एनिमे में अभी तक सिर्फ बेस्ट विशेस म्यूटू ही मेगा इवॉल्व किया है। एंड ऑनेस्टली यहाँ पे बेस्ट विशेस म्यूटू की मेगा एवोल्यूशन की पावर इतनी ज़्यादा नहीं थी। आई मीन वो ओरिजिनल म्यूटू से मेगा फॉर्म में आने के बाद भी कमज़ोर है। मेरे हिसाब से बहुत हद तक यहाँ पे ओरिजिनल म्यूटू बेस फॉर्म में उसे ओवरपावर कर देगा। इस बात का अंदाज़ा आप इनके कुछ बैटल फैक्टर से ही लगा सकते हैं, जैसे कि ओरिजिनल म्यूटू का साइकिक कितना ताकतवर था कि पूरे हेडक्वार्टर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, जबकि बेस्ट विशेस वाले म्यूटू ने मेगा फॉर्म में आने के बाद साइकिक से ही पावरफुल अटैक साइड स्ट्राइक यूज़ किया बट 3 जेनेसेक तक को फेंट नहीं कर पाया। बेस्ट विशेस वाला म्यूटू मेगा फॉर्म में आने के बाद अपनी साइकिक ताकत से जहाँ पर बस एक लेक को उठा सका है, वहीं यहाँ पे ओरिजिनल म्यूटू अपनी साइकिक ताकत से बेस फॉर्म में ही एक पूरे स्टॉर्म को क्रिएट कर चुका है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि बेस्ट विशेस वाले म्यूटू को मेगा फॉर्म में आने के बाद भी यहाँ पे जेनेसेट की ब्लेज किक से ही काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया था, इसकी हालत एक ब्लेज किक में खराब हो गई थी। वहीं ओरिजिनल म्यूटू ने म्यू का एक डायरेक्ट अटैक काफ़ी ईजिली सह लिया था। सो हाँ, इतनी सारी चीज़ों से आपको ये बात तो समझ में आ ही गई होगी कि ओरिजिनल म्यूटू बेस फॉर्म में यहाँ पे बेस्ट विशेस के मेगा म्यूटू वाई से ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि ऑब्वियसली भाई यहाँ पे मेगा म्यूटू वाई की स्पीड के अलावा आई डोंट थिंक किसी चीज़ पे फोकस किया गया है। मैक्सिमम टाइम्स यहाँ पे पूरी मूवी में मेगा म्यूटू वाई बस अटैक को अवॉइड कर रहा था और यहाँ पे बस एक तरह से अपनी शील्ड का इस्तेमाल कर रहा था अटैक से बचने के लिए। एंड जैसे कि हम जानते हैं मूव सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी भी बैटल में, एक मूव के जरिए एक बैटल एंड हो सकती है। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मेगा म्यूटू वाई ने अब तक एक भी ऐसा मूव परफॉर्म नहीं किया है जो कि मेगा रेक्विज़ा को फेंट कर सके, क्योंकि मेगा रेक्विज़ा ऑलरेडी यहाँ पे प्राइमल ग्राउडॉन के 6 प्रेसिपास ब्लेड और इरप्शन अटैक को सह चुका है, वो भी काफ़ी ईजिली। तो मुझे नहीं लगता कि मेगा म्यूटू वाई के अटैक्स उसे उतना कुछ खास डैमेज दे पाएंगे, जबकि मेगा रेक्विज़ा ने अगर एक भी सक्सेसफुल हिट लैंड कर दिया तो मेगा म्यूटू वाई की हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली उसे एक ब्लेज किक से ही काफ़ी चोट लग चुकी है। सो ऑन एन एवरेज यहाँ पे बस एक ओरिजिनल म्यूटू ही है जो कि बैटल्स के मामले में मेगा रेक्विज़ा का सामना कर सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली बेस्ट विशेस का म्यूटू ये नहीं कर पाएगा। बट ओरिजिनल म्यूटू भी यहाँ पे सिर्फ उसका सामना कर सकता है, उसे हरा नहीं सकता है, क्योंकि बिना मेगा एवोल्यूशन के आई डोंट थिंक ओरिजिनल म्यूटू भी कर पाएगा।
क्योंकि ओरिजिनल म्यूटू भी यहाँ पे मेगा रिक्विज़ा को तब हरा सकता है जब उसके पास एक मेगा फॉर्म हो। बेस फॉर्म में उसकी भी इतनी ताकत नहीं है कि वो मेगा रिक्विज़ा को ओवरपावर कर सके। सो हाँ, अगर देखा जाए यहाँ पे तो भले ही बेस फॉर्म में फाइट हो तो डेफिनेटली म्यूटू जीत जाएगा, लेकिन जैसे कि हम जानते हैं लास्ट बैटल फुल पावर के साथ होगी, जहाँ पर रिक्विज़ा के पास ये अपर हैंड रहेगा कि वो अपनी फुल पावर अनलीश करने के लिए अपने मेगा फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। हाँ, ये बात है कि म्यूटू भी अपने मेगा फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लगता कि उसके मेगा फॉर्म को लेना सही होगा, क्योंकि लिटरली जिस हिसाब से मेगा म्यूटू वाई को एनिमे में दिखाया गया उस हिसाब से वो मेगा रिक्विज़ा के सामने बिल्कुल भी नहीं टिकने वाला। एक ओरिजिनल म्यूटू है जो कि उसका सामना कर सकता है, बट हाँ वो भी उसे हरा नहीं सकता, सिर्फ उसे टक्कर दे सकता है। सो हाँ, मेरे अकॉर्डिंग बैटल्स के मामले में मेगा रिक्विज़ा जीत जाएगा। सो बैटल का राउंड जीता है रिक्विज़ा ने। नेक्स्ट राउंड है फीट्स का, एंड अगर हम फीट्स की बात करें तो म्यूटू और रिक्विज़ा दोनों के पास बहुत सारे फीट्स हैं। जैसे कि यहाँ पे बेस्ट विशेस म्यूटू ब्लिंक ऑफ एन आई से भी ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल कर चुका है। ओरिजिनल म्यूटू म्यू को बराबर की टक्कर दे चुका है, उसके काफ़ी सारे अटैक सह चुका है, अपनी साइकिक ताकत से एक पूरा स्टॉर्म क्रिएट कर चुका है। इंटेलिजेंस के मामले में पोकेमॉन एनिमे के हर एक पोकेमॉन को मात दे चुका है, और भी कई सारे फीट्स हैं। बट म्यूटू का सबसे बड़ा फीट है जियोवानी के सुपर पावरफुल मशीन्स को डिस्ट्रॉय कर देना। अगर तुमने म्यूटू रिटर्न्स मूवी देखी है तो तुम्हें पता ही होगा कि जियोवानी ने जो म्यूटू में मशीन्स यूज़ किए थे वो काफ़ी ताकतवर थे। उन्होंने ऑलमोस्ट म्यूटू की सारी स्ट्रेंथ चूस ली थी, एक तरह से यहाँ पे पूरी तरह से उसे वीक कर दिया था। म्यूटू ने लिटरली यहाँ पे उन मशीन्स की एनर्जी बहुत देर तक सही थी, बट इन द एंड यहाँ पे म्यूटू ने अपनी आखिरी ताकत लगा दी और उन मशीन्स को ओवरपावर कर दिया, वो भी सिर्फ अपनी 10% HP पे। सो हाँ, एक तरह से तुम मान सकते हो कि उन मशीन्स को म्यूटू अपनी 10% पावर से डिस्ट्रॉय कर सकता है। इस हिसाब से तुम उसकी 100% पावर का अंदाजा लगा सकते हो कि उसकी 100% पावर कितनी ज़्यादा होगी। वहीं अगर हम बात करें रिक्विज़ा की, तो रिक्विज़ा के पास भी कई सारे फीट्स हैं, जैसे कि पोकेमॉन वर्ल्ड में 2 रिक्विज़ा एग्जिस्ट करते हैं, एक शाइनी और एक ओरिजिनल। शाइनी रिक्विज़ा ने यहाँ पे हुपा वाली मूवी में सारे के सारे लेजेंडरी पोकेमॉन को अकेले हैंडल किया। वहीं ओरिजिनल मेगा रिक्विज़ा ने भी अलान के मेगा चार्जार्ड एंड स्टीवन के मेगा मेटाग्रॉस को काफ़ी इजीली हरा दिया था। अपने एक ही ड्रैको मीटियोर से पूरे किले को तबाह कर चुका है, एक ही हाइपर बीम से प्राइमल काइवर को काफ़ी दूर फेंक चुका है, 4 ओरिजिन पल्स और एक सोलर बीम को एक साथ डॉज कर चुका है, प्राइमल ग्राउडन का इरप्शन अटैक सह चुका है और उसके 6 प्रेसिपास ब्लेड को भी सह चुका है। एंड अगर हम बात करें रिक्विज़ा की बिगेस्ट फीट की, तो वो है प्राइमल ग्राउडन प्राइमल काइवर को 1 मिनट 14 सेकंड के अंदर हरा देना, वही बस एक सिंगल ड्रैगन एसेंट से। तो अब अगर हम यहाँ पे दोनों पोकेमॉन की फीट से कंपैरिजन करें तो ऑब्वियसली रिक्विज़ा आगे है, क्योंकि रिक्विज़ा के पास ज़्यादा बड़े फीट्स हैं एज कम्पेयर टू म्यूटू। म्यूटू का सबसे बड़ा फीट है उन मशीन्स को डिस्ट्रॉय करना, बट ऑब्वियसली वो मशीन्स प्राइमल ग्राउडन प्राइमल काइवर की बराबरी नहीं कर सकते हैं। सो फीट्स के मामले में मेरे हिसाब से रिक्विज़ा आगे है। सो फीट्स का राउंड जीता है रिक्विज़ा ने। नाउ लास्ट राउंड आता है पावर्स का, एंड पावर्स का राउंड लिटरली सबसे इंपॉर्टेंट राउंड है। पावर्स के राउंड में जो जीतेगा वही असली विनर बनेगा। सो अगर हम पावर्स की बात करें तो म्यूटू के पास काफ़ी हाई लेवल की पावर्स हैं एंड काफ़ी एडवांटेजेबल पावर्स भी, जैसे कि ये किसी की मेमोरी इरेज कर सकता है, किसी का माइंड कंट्रोल कर सकता है, किसी से टेलीपैथी से बात कर सकता है, एंड टेलीपैथी के जरिए किसी का अटैक सेंस भी कर सकता है कि ओपोनेंट अगला अटैक कौन सा करने वाला है। एक तरह से इसके पास माइंड मैनिपुलेशन से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारी पावर्स हैं। बट म्यूटू की सबसे बड़ी ताकत है उसकी मेंटल स्ट्रेंथ। मेगा इवॉल्व होने के बाद म्यूटू की मेंटल स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो चाहे तो बस अपने एक मेयर थॉट, सिर्फ अपनी एक हल्की सी सोच से ही कई सारी बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। मतलब कि उसे बस सोचना हो कि ये सारी बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो जाए और वो हो जाएंगी, लाइक इसकी मेंटल स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है। एंड वही बात करेगा रिक्विज़ा की, तो रिक्विज़ा के पास भी कई सारी पावर्स हैं, जैसे कि उसके पास वेदर मैनिपुलेशन की पावर है, वो पूरी तरह से वेदर को चेंज कर सकता है और अपने अकॉर्डिंग कोई सा ही वेदर बना सकता है जहाँ पर उसे एडवांटेज हो। लाइक एक आग का तूफान ला सकता है, बर्फीला तूफान ला सकता है, रेतीला तूफान ला सकता है, थंडर स्टॉर्म्स क्रिएट कर सकता है, ऐसा कोई सा ही वेदर कंडीशन ला सकता है। अपने ओपोनेंट्स के लिए एक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव वेदर कंडीशन एंड खुद के लिए एक प्रोटेक्टिव वेदर कंडीशन। बट ये रिक्विज़ा की सबसे बड़ी ताकत नहीं है। अगर हम बात करें रिक्विज़ा की सबसे बड़ी ताकत की, तो वह है पावर ऑफ एटमॉस्फेयर। इसके पास पूरे एटमॉस्फेयर का कंट्रोल है, एटमॉस्फेयर के साथ कुछ भी कर सकता है। ये चाहे तो ऑक्सीजन खत्म कर सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है, या फिर अल्टीमेटली पूरे एटमॉस्फेयर को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सो अब अगर हम पावर के अकॉर्डिंग यहाँ पे इन दोनों को ओवरऑल कंपैरिजन करें तो मेरा सीधा सा आंसर इस मैच का मेरा रिक्विज़ा होगा, क्योंकि म्यूटू के पास जितनी पावर्स है मोस्ट ऑफ द पावर्स वो रिक्विज़ा पे तब यूज़ कर सकता है जब रिक्विज़ा स्टिल हो, एक तरह से वो मूवमेंट ना कर रहा हो। बट जैसा कि हम जानते हैं बैटल की शुरुआत से यहाँ पे रिक्विज़ा बहुत ज़्यादा अग्रेसिव रहता है, तो ऐसे में यहाँ पे ऑब्वियसली म्यूटू अपनी माइंड कंट्रोल की पावर यूज़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि रिक्विज़ा का माइंड कंट्रोल करने के लिए या फिर उसकी मेमोरी इरेज करने के लिए रिक्विज़ा का स्टिल होना जरूरी है। एंड अगर हम मान भी लें कि किसी तरह यहाँ पे म्यूटू रिक्विज़ा को हैंडल कर लेता है, तब भी यहाँ पे उन वेदर कंडीशन का सामना करना बाकी है। रिक्विज़ा कोई सा भी तूफान ला सकता है, आग का तूफान, बर्फीला तूफान, थंडर स्टॉर्म्स, ऐसा कोई सा भी तूफान। एंड इतनी तेज़ तूफान में ऑब्वियसली किसी पोकेमॉन का स्टिल होना पॉसिबल नहीं है। बट यहाँ पे हम भूल नहीं सकते हैं कि म्यूटू भी एक तरह से वेदर कंट्रोल कर सकता है, बट ऑब्वियसली इसके लिए उसे अपनी मेंटल स्ट्रेंथ भी यूज़ करनी होगी, क्योंकि बस साइकिक ताकत से ये नहीं कर पाएगा। साइकिक पावर से सिर्फ कुछ हद तक ही उन वेदर कंडीशंस को काम कर सकता है, बट अगर इसने अपनी मेंटल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किया तो ऑब्वियसली यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे के सारे वेदर कंडीशंस को पूरी तरह से एलिमिनेट कर देगा। बट अभी भी यहाँ पे रिक्विज़ा की सबसे बड़ी ताकत बाकी है, पावर ऑफ एटमॉस्फेयर। एंड यहाँ पे भले ही म्यूटू उसकी वेदर कंडीशंस की पावर को हैंडल कर ले, लेकिन जब बात आएगी एटमॉस्फेयर की पावर को हैंडल करना तो ऑब्वियसली यहाँ पे म्यूटू कुछ भी नहीं कर पाएगा, वो पूरी तरह से हेल्पलेस हो जाएगा, क्योंकि म्यूटू भी एक तरह से रिक्विज़ा के कारण ही वर्ल्ड में जिंदा है, क्योंकि ऑब्वियसली म्यूटू भी सांस लेता है एंड म्यूटू को एटमॉस्फेरिक पार्टिकल से चोट भी लगती है, जो कि हमने एनिमे के अंदर देखा भी है।
सो हाँ, ऑब्वियसली यहाँ पे रेक्विज़ा चाहे तो पूरा ऑक्सीजन खत्म कर सकता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड इतना बढ़ा सकता है कि म्यूटू की जान निकल जाए, या फिर अल्टीमेटली वो पूरे एटमॉस्फेयर को डिस्ट्रॉय कर सकता है। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे म्यूटू बिना एटमॉस्फेयर के सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि वो कोई आउटर स्पेस का पोकेमॉन नहीं है, वो भी पोकेमॉन वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। सो हाँ गाइस, मेरा ओपिनियन है पावर्स का राउंड यहाँ पे रेक्विज़ा जीतेगा। सो म्यूटू और रेक्विज़ा कंपैरिजन में देखा जाए तो रेक्विज़ा ज़्यादा ताकतवर है, एंड रेक्विज़ा ने लास्ट राउंड जीत लिया तो होएन फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करता है। अब देखते हैं यहाँ पे फाइनल्स में होएन का मैच किससे होता है, अलोला से या फिर कालोस से, क्योंकि सेमीफाइनल्स का दूसरा मैच अलोला और कालोस के बीच में ही है। जो भी उन दोनों में जीतेगा वही यहाँ पे फाइनल्स में आके होएन का सामना करेगा। बट हाँ, अलोला और कालोस की कंपैरिजन नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पे कैंटो एंड होएन का कंपैरिजन खत्म हो चुका है, जहाँ पर होएन ने फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना ऐसी पोकेमॉन वीडियोज़ नहीं के लिए, एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप मेरी चैनल की नई वीडियो से नोटिफाइड रहो। एंड इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।